भाजपा का सीधा सीधा यही इस टाइम मोटिव है कि वो डिक्टेटरशिप ले आए, डेमोक्रेसी खत्म कर दे हमारे देश के अंदर से। ये बिल्कुल 100% जो है तानाशाही है, ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप है जो हो रही है। सारी एजेंसीज को मैनिपुलेट किया जा रहा है। लोगों को ये भी पता लग गया है कि भाजपा कितना गलत कर रही है और आगे कितना गलत करने वाली है। मुझे तो ये लगता है कि ये 150 पार भी नहीं जाएंगे। जिस तरह की साइलेंट वेव है, ये 150 पार भी नहीं जा पाएंगे। इस टाइम जो है एक ही मोटिव है, मोटिव ये है भाजपा को हराना, मोदी सरकार को खत्म करना। इसके लिए ही ये इंडिया अलायंस हुई है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में क्यों डाला गया? जो आदमी दिल्ली के लिए इतना काम कर रहा है उसको उठाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जेल में क्यों डाला गया? बार बार ये बोल रहे 400 पार 400 पार, मगर सबको ये बात समझ आ गई कि अगर 400 सीटें पार करते हैं तो ये संविधान को चेंज करने वाले हैं। सबको समझ आ गई। इलेक्शन के टाइम पे एक नेता को टारगेट करके 2 चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में डालना, ये बिल्कुल गलत राजनीति है, बिल्कुल गलत और बकवास आरोप है। 1 रुपए का मनी ट्रेल मिला नहीं, 500 से ज्यादा छापे लगा दिए इन्होंने। वो पार्कों के पैसे 1 एकड़ के ऊपर 2,10,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। कुछ नहीं, आप देख सकते हैं पार्क नहीं है, जंगल बना हुआ है। आप मगर बाकी जो बचे हुए पार्क हैं उसके अंदर हम पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। थोड़ी स्टाफ की कमी होने की वजह से थोड़ी 19-21 हो जाती है। ये देखिए, हम बाहर ये दिखाइए, गंदगी दिखाई, क्या देखो मच्छर दिखाइए। पिछले 3 महीने में 17 रोड्स बनी है 3.5 करोड़ रुपए की। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज हम हैं पुनीत राय जी के पास जो कि पार्षद है और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यह आम आदमी पार्टी से हैं, आपको हम मिलवाते हैं कि आम आदमी पार्टी से हैं और इस विषय में चर्चा करेंगे इनके क्षेत्र का क्या चुनाव का माहौल है और इस क्षेत्र की क्या है, किस तरीके से कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार आप। नमस्कार सर। इस क्षेत्र के विषय में आप बताएंगे कुछ? ये जो हमारा क्षेत्र है ये वार्ड 91 है, वार्ड 91 है और ये रमेश नगर के नाम से है। यहाँ पर पिछले 20 साल से भाजपा थी और अब जो है मेरे को चुना गया है। मैं आम आदमी पार्टी से काउंसलर हूँ यहाँ पर और मैं अपनी तरफ से लगा हुआ अपने क्षेत्र के अंदर और काफ़ी कार्य भी हमने 1 साल के अंदर किया, 1.25 साल के अंदर। अभी हमने 17 सड़कें बनवाई हैं जो 20 साल से टूटी हुई थी। 4.5 करोड़ का फंड जो है वो हमने अपने क्षेत्र में लगवाया है, जो मेरे ख्याल से पिछले 20-25 साल में या आज तक शायद किसी भी पार्षद ने इतना फंड 1 साल के अंदर नहीं लगवाया होगा। बाकी बहुत सारे काम है, मतलब जैसे अगर आप मेरी फेसबुक देखेंगे तो उसके ऊपर मैं निरंतर ये सारे कार्य जितने भी है सारे डालता हूं। जैसे कि आपने कहा कि आप फेसबुक सोशल मीडिया देखें तो निरंतर आप डाल रहे हैं। जैसे कि आपसे हम यहाँ के जो पार्क है इनमें आपने कुछ काम किया या नहीं किया? पार्कों के अंदर ऐसा है कि हमारे 109 पार्क हैं जिसके अंदर 40 से ज़्यादा तो अडॉप्टेड पार्क हैं। तो ये अडॉप्टेड पार्क आरडब्ल्यू ने अडॉप्ट किए हुए हैं या फिर ये पार्क जो है ये किसी संस्था ने अडॉप्ट किए हुए हैं। उन पार्कों में तो देखिए एमसीडी नहीं जा सकती क्योंकि उसका खर्चा सालाना जो है उनको दिया जाता है। मगर बाकी जो बचे हुए पार्क हैं उसके अंदर हम पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। थोड़ी स्टाफ की कमी होने की वजह से थोड़ी 19-21 हो जाती है। अभी सामने जो गोल चक्कर वाला पार्क है इसके लिए एक स्पेशल फंड मैंने मेयर हमारी जो है उनसे मांगा हुआ 1 करोड़ रुपए का, क्योंकि इस पार्क की बहुत जर्जर हालत हुई है। जब से मैं आया हूँ बहुत खराब हालत में है और हमारा गोल चक्कर का जो पार्क है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्क है रमेश नगर का। तो इसके लिए हमने 1 करोड़ का फंड मांगा है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद हमारे को फंड मिल जाएगा, फिर पूरा पार्क हमने यहाँ बता दिया। चलिए, ये रही फंड की बात। हम आपसे बात करते चल रहे हैं कि जैसे कि कुछ अडॉप्ट है लेकिन आप यहाँ के पार्षद हैं तो आपका तो फर्ज बनता है कि आप सभी पार्कों का सर्वे करें और उसके विषय में जिनको अडॉप्ट किया गया तो उनसे चर्चा करें। कभी ऐसा आपने किया, सर्वे करने के बाद बात की कि ये पार्क किस तरीके से क्यों है? सर आप समझ नहीं रहे हैं, जो पार्क अडॉप्ट हो जाते हैं उसमें एमसीडी का रोल खत्म हो जाता है। वो पार्कों के पैसे 1 एकड़ के ऊपर 2,10,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। उसके लिए ये दिल्ली पार्क एंड गार्डन स्कीम है डीपीजीएस, उसके अंतर्गत इनको पैसे मिलते हैं। वहां से टीम आती है जो निरंतर इसका निरीक्षण करती है। मैं एज अ काउंसलर इसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि डीपीजीएस की एक अलग टीम है जो पैसे देने से पहले पूरा चेक करती है कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ। वो भी दिल्ली सरकार के अंडर ही है। अच्छा, वो दिल्ली सरकार के अंदर। जी। जैसे कि अभी हम यहाँ सर्वे आपके रमेश नगर में कर रहे थे, यहाँ की रोडें टूटी पड़ी हुई हैं। बहुत से मैंने जिन गलियों का सर्वे किया है सबसे ज़्यादा वहाँ पर गंदगी मिली है हमको, रोडें टूटी पड़ी हुई हैं। तो इस पर कैसे काम करेंगे आप? क्या विचार, या रोडें टूटी पड़ी तो कब तक काम आप करेंगे? अभी पिछले 3 महीने में 17 रोड्स बनी है 3.5 करोड़ रुपए की। मुझे नहीं पता आप कौन सी रोड से आए हैं जो आपको टूटी मिल गई। मेरे हिसाब से तो जितनी भी
मेन रोड है वो सारी की सारी बन चुकी है मेरे वार्ड में, जो 20-20 साल से नहीं बनी थी। ये मुख्यमंत्री योजना से हम स्पेशल 3.5 करोड़ रुपए लेके आए थे। आप मेरी फेसबुक देखेंगे तो एक एक वीडियो को लाइव करके उस पर चलाया गया है। सारी जितनी भी सड़कें बनी है उनका पूरा ब्यौरा उसके अंदर दिया गया है। अब आप अगर बैक लेन्स के ऊपर आते हैं तो बैक लेन्स का जो है फंड हम अभी जो इस साल जो फंड आएगा वो बैक लेन्स और वो हम पार्कों में लगाने वाले हैं। और अभी 6 रोड जो हैं वो आचार संहिता की वजह से रुक गई थी, वो भी 6 जून के बाद, वो भी 4 जून के बाद बननी शुरू हो जाएगी। 6 जून 4 जून के बाद। जी। जैसे कि हम आपके एरिया में देख रहे थे कि जो चौराहा होते हैं, जो चौक होते हैं, वहाँ पर बैटरी रिक्शा ऑटोमेटिक अपना वहाँ पर अड्डा बनाए हुए हैं और भी रेवड़ी ऐसी दुकानें लगाई हुई हैं। इस पर आप जाते हैं, सर्वे करते हैं, देखते होंगे, तो इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि हम इनको हटाते हैं और ये 2 दिन बाद फिर आ जाते हैं। ये 3 से 4 बार इनके ऊपर एक्शन हो चुका है, मगर ये फिर क्या करते हैं कि 3-4 दिन हम लगातार एक्शन तो लेते हैं, तब के लिए तो खाली हो जाता है, मगर ये फिर लौट के आ जाते हैं। तो इसीलिए इन पे एक्शन लेने के बाद फिर इनका वापस लौटना, उसमें दिक्कत आ रही है हम लोगों को सिर्फ। अच्छा, उसमें आप लोगों को दिक्कत है, तो प्रशासन तो आपका साथ देता होगा ना? प्रशासन पूरा साथ देता है। एमसीडी के जितने भी अफसर हैं वो सारा काम करते हैं। इनफैक्ट अभी पीछे 3 दिन पहले एक कुछ गंदगी को लेके क्लस्टर में प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने डीसी साहब को तुरंत कॉल किया। डीसी साहब ने सारी फोटोएं मंगाई और खुद डीसी साहब ने उसको देखा और 3 घंटे के अंदर 8-10 से ज्यादा साइटों को क्लियर करा के मुझे फोटो वापस भेजी। तो डीसी साहब जिस तरह डीसी साहब काम करते हैं, बाकी जितने भी एमसीडी के हमारे लोग काम करते हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। जो हमें दिक्कत पड़ रही है वो ये पड़ी है कि हमारे पास वर्क फोर्स थोड़ी कम है। चलिएगा, आपके फोर्स कम है, वो आगे आप इस पर काम करेंगे, इस पर फिर चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में चुनाव का समय चल रहा है, हम चुनाव के विषय में आपसे चर्चा करते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का क्या माहौल है, किसका है? आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। सोमनाथ भारती जो है वो हमारे यहाँ से इंडिया गठबंधन से खड़े हुए हैं और सोमनाथ भारती जी 100% ये सीट निकालने वाले हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब अभी कुछ टाइम पहले तक जब सोमनाथ भारती जी का अनाउंसमेंट हुआ था तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला नहीं गया था। तब तक नेक टू नेक फाइट थी, मगर जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया एकदम से सिंपैथी वोट आ गए, एकदम से सिंपैथी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जाग गई है। जहां पे भी मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, जैसे एवरीडे मैं पद यात्रा करता हूँ, एवरीडे मैं अपना हमारी टीम पद यात्रा करती है, हर जगह से यही बात आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में क्यों डाला गया। जो आदमी दिल्ली के लिए इतना काम कर रहा है उसको उठाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जेल में क्यों डाला गया। तो इस चीज से बहुत जबरदस्त सिंपैथी वेव आ गई है और इस चीज से लोगों को यह भी पता लग गया कि भाजपा कितना गलत कर रही है और आगे कितना गलत करने वाली है। उसके अलावा भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भाजपा खुद ही हार जाएगी। जैसे बार बार ये बोल रहे 400 पार 400 पार, मगर सबको ये बात समझ आ गई कि अगर 400 सीटें पार करते हैं तो ये संविधान को चेंज करने वाले हैं, सबको समझ आ गई है। आपने जैसे अभी बात की कि संविधान को चेंज करने वाले हैं, भाजपा अपना नारा दे रही 400 पार, संविधान को चेंज करने। संविधान किस तरीके से वो चेंज करने वाले, आप इसके कुछ रोशनी डालेंगे? अगर 2/3 आपका मेजॉरिटी होती है, अगर 2/3 मेजॉरिटी 403 सीटें अगर किसी भी पार्टी की आ जाती है गठबंधन के साथ, तो उनके पास पावर आ जाती है संविधान चेंज करने की। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी कि राजीव गांधी के बाद ये 400 पार का नारा लग रहा है, तो क्या ये संभव है 400 पार? मुझे तो ये लगता है कि ये 150 पार भी नहीं जाएंगे। जिस तरह की साइलेंट वेव है ये 150 पार भी नहीं जा पाएंगे। ये इनका नारे के ऊपर मैं बता रहा हूँ जो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान चेंज करने का ये मतलब है कि जैसे रशिया के अंदर अब चुनाव होते हैं, रशिया के अंदर क्या करते हैं, चुनाव तो होते हैं मगर ऑपोजिशन को सबको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो कोई चुनाव हो तो रहे हैं, लगेगा चुनाव हो रहे हैं, मगर वो असल में चुनाव नहीं होते, डिक्टेटरशिप होती है। उसी तरह से भाजपा का सीधा सीधा यही इस टाइम मोटिव है कि वो डिक्टेटरशिप ले आए, डेमोक्रेसी खत्म कर दे हमारे देश के अंदर से। और यही उनका 400 पार का, यही उनके खुद के नेता यही कह रहे हैं कि हम संविधान चेंज कर देंगे। मगर जहां तक हमारा सर्वे है, जो आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन का सर्वे है, 150 से ऊपर सीटें नहीं आने वाली। जैसे आपने कहा 150 से सीटें ऊपर आने वाली, ये जो इंडिया गठबंधन हुआ है, जो आम आदमी पार्टी है और इसके बाद जो कांग्रेस है, इस अलायंस में आम आदमी पार्टी का क्या कुछ आगे फायदा होगा या नहीं होगा राज्य में? देखिए इस टाइम जो है एक ही मोटिव है, मोटिव ये है भाजपा को हराना,
मोदी सरकार को खत्म करना। इसके लिए ही ये इंडिया अलायंस हुई है। आगे हमारे नेता क्या, जो भी हमारी पार्टी लाइन होगी हम तो उसी को फॉलो करेंगे। आगे जो भी नेता हमारे वरिष्ठ नेता जो भी आगे डिसीजन लेंगे वही होगा। मगर हाल के लिए एक ही हमारा मुद्दा है कि किस तरह भाजपा को हराया जाए, बस। अच्छा, आपका एक ही मुद्दा है, लेकिन हम आपकी पार्टी से बात करेंगे कि जैसे कि अभी कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने मनोज तिवारी के उसमें कन्हैया कुमार को उतारा है, तो क्या वो सही उतारा है या गलत नेता चुना गया है? भाई साहब, कन्हैया कुमार की आप कभी उसमें गए हैं किसी रैली के अंदर? आपने शायद पब्लिक नहीं देखी कन्हैया जी को किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। कन्हैया कुमार जी एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो इंडिया गठबंधन की बहुत बढ़िया चॉइस है। वो एक आप समझिए जेएनयू से पढ़े हुए छात्र हैं, वो वहां से उनकी राजनीति निकली है। उनका एक वो होता था टुकड़ा टुकड़ा गैंग करके भी उनका शायद वो कुछ वो था। वो शुरू से राजनीति कर रहे हैं और अगर आप उनकी जाकर जनसभा देखेंगे तो हजारों नहीं लाखों के हिसाब से लोग उनसे जुड़ रहे हैं इस टाइम, और उनकी जीत निश्चित है बिल्कुल कन्हैया कुमार जी। नहीं, जैसे आपने कहा कि वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं, तो आपको एक याद होगा कि 2016 में अफजल कुल्लू के उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए थे उस परिसर से जेएनयू के, और उन्होंने कहा था भारत तुम्हारे टुकड़े हो, ऐसे नारा उन्होंने लगाया था। तो क्या वो सही था? नहीं, देखिए, मैं किसी की पास्ट के बारे में कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ना मैं उनसे जुड़ा हुआ था उस टाइम, ना मेरे को एग्जैक्टली इसके बारे में पता है। मैं अभी प्रेजेंट सिनारियो के बारे में आपको बता सकता हूँ। प्रेजेंट सिनारियो जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि जितनी बढ़िया कैंपेनिंग कन्हैया कुमार जी की चल रही है वो कमेंडेबल है, और जो कांग्रेस ने नेता उतारा है, जो अपना कन्हैया कुमार को उतारा है, वो बहुत ही बढ़िया चॉइस करी है उन्होंने कन्हैया कुमार जी को उतारने की। नहीं, आपने कहा बढ़िया चॉइस किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि एक समय था कि आज से 6 साल 8 साल पहले वो भारत तुम्हारे टुकड़े का नारा लगा रहे थे, आज भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं, तो दिल्ली की जनता इस पर तो क्या कह रही है? देखिए, ये कांग्रेस, एक आप बात समझिए सर, कांग्रेस को हम नहीं बता सकते कि किस कैंडिडेट को लेके आए। जैसे कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नहीं बता सकती कि 4 कैंडिडेट कौन से लाने हैं। ये कांग्रेस पार्टी की मर्जी थी, कांग्रेस पार्टी ने उनको फील्ड किया। उनके उनके जो भी उन्होंने कैंडिडेट फील्ड किया उसके अंदर हम कैसे कमेंट कर सकते हैं बीइंग आम आदमी पार्टी? हम उनका साथ पूरा दे सकते हैं, वो चॉइस उनकी है। उनको देखना है कि 6 साल पहले कन्हैया जी ने क्या कहा था, हम थोड़ा इस चीज को देखेंगे। चलिएगा, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी, की चॉइस है, हमारी चॉइस थोड़ा। चलिएगा कांग्रेस की चॉइस है, लेकिन अभी दिल्ली में, गोवा में, पंजाब में ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग एक साथ चुनाव विपक्ष में लड़ रहे थे, जी। और उसमें बहुत सी बातें हुई थी। आज ये क्या गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन में एक साथ जुड़े हैं या क्या? एक ही मोटिव है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। तभी ये सारी की सारी इंडिया अलायंस हुई है। इंडिया अलायंस की जबरदस्त सीटें आने वाली है, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ। अंडर करंट बहुत जबरदस्त है। 2004 में जैसे भी भाजपा ने निकाला था इंडिया शाइनिंग, और हार गई थी भाजपा उसके बाद, वही सेम हाल इस बार होने वाला है। अंडर करंट बहुत जबरदस्त है, और सबसे बड़ी गलती जो मोदी जी ने कर दी है वो ये कर दी कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। वो इतना अगेंस्ट उनके चला गया है कि उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि इस चीज को वो कैसे कर पाएंगे। उन्होंने इतना गलत स्टेप ले लिया है। इलेक्शन के टाइम पे एक नेता को टारगेट करके 2 चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में डालना, ये बिल्कुल गलत राजनीति है। ये राजनीति भारत के लोगों को समझ आ रही है, और इस बार जो वो बदला लेंगे वो वोट दे के लेंगे भारत के जितने भी नागरिक। जैसे कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, उनके ऊपर आरोप लगा था शराब घोटाले का, वो सही लगा है या गलत लगा? बिल्कुल गलत और बकवास आरोप है। 1 रुपए का मनी ट्रेल मिला नहीं, 500 से ज्यादा छापे लगा दिए इन्होंने। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े नेता 70-70, 80-80 हजार करोड़ के घोटाले करके वो लोग बीजेपी में जा रहे हैं, वॉशिंग डिटर्जेंट से धुल रहे हैं, कोई सीएम बन रहा है, कोई मुंबई के अंदर, वहां पे महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन हो रहा है, वो सब तो इनको नजर नहीं आ रहा। और जो घोटाला नहीं हुआ उसको लेकर इन्होंने प्रेजेंट सीएम को उठाकर जेल में डाल दिया। आज तक भारत के इतिहास में भाई साहब ऐसा नहीं हुआ कि कोई सिटिंग सीएम को उठाकर जेल में डाला जाए। ये बिल्कुल 100% जो है तानाशाही है, ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप है जो हो रही है। सारी एजेंसीज को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और मैनिपुलेशन करके डरा कर चुनाव करवाना चाहते हैं, जो बिल्कुल हम यहाँ की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। भाजपा सरकार, उनको कोई अब रास्ता नहीं दिख रहा है इस चीज का। अब जो है अपने आप यहाँ की हमारी जनता, वो कोई मूर्ख नहीं बैठी हुई, उनको सब समझ आ रहा है। जनता अपने आप बदला लेगी, और वो वोट दे के बदला लेगी।
चलिए वो वोट देकर हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आपके एक वरिष्ठ नेता हैं जो हैं राघव चड्ढा जी। अरविंद केजरीवाल को जेल होने के बाद वो जनता के बीच में उनका इतना नहीं फोकस आ रहा है, वो अभी तक नहीं आ रहे हैं, ना उनका कोई मीडिया के सामने प्रेस कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना इतना सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, क्यों? राघव चड्ढा जी पिछले 3 महीने से लंदन में है। उनकी रेटिना के अंदर एक प्रॉब्लम आई हुई है, उसका ऑपरेशन हुआ था। अभी पीछे जो ऑपरेशन हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ। वो इस टाइम अगर उन्होंने अपना ऑपरेशन नहीं कराया तो उनकी आंखें बिल्कुल खत्म हो सकती है। उसी के ऑपरेशन के लिए वो लंदन में बैठे हुए हैं और कोई रीजन नहीं है कि वो लंदन में ना, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल हेल्थ रीजन की वजह से लंदन में बैठे हुआ, और वो बड़ी जल्दी वापस भी आ जाएंगे। जैसे उनका रेटिना का ऑपरेशन ठीक होगा इमीडिएटली वापस आ जाएंगे। लेकिन चुनाव का समय है, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के जो हैं वो जेल में हैं, सबसे ज़्यादा पार्टी को ज़रूरत है उनकी, अब वो लंदन में हैं, तो क्या? सर आप समझ नहीं रहे, एक आदमी की हेल्थ अगर अलाउ नहीं कर रही है, अगर आप समझिए उनकी आंखें वो अंधे हो सकते हैं, तो पहले वो एक आदमी जब तक वो सक्षम ही नहीं होगा कुछ करने के लिए, अगर वो यहाँ रहे और अंधे हो जाए तो वो तो पूरी जिंदगी के लिए बेकार हो गया ना आदमी पे। नहीं, आपने कहा कि आंखों के हेल्थ के लिए समय 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं। वो जहाँ लंदन में हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी में उनके कुछ सोशल मीडिया में वीडियो उन्होंने खुद ट्वीट किया हुआ है कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर स्पीच दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो भारत में क्यों नहीं? आप बात समझ नहीं रहे हैं। जो ऑपरेशन होना है वो रेटिना का होना है। रेटिना में उनके क्रैक आ गया था, वो रेटिना का ऑपरेशन पीछे हुआ मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर वो सक्सेसफुल हो गया होता तो अभी तक वो आ भी गए होते वापस। वो रेटिना का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब वो फिर से रीऑपरेट हो रहा है। रीऑपरेट होने के बाद उनको भी इस बात की समझ है कि इमीडिएटली उन्होंने इंडिया आना है, बट जब तक उनकी आंख ठीक नहीं होगी वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। वो हम सबको पता है कि उनका इस टाइम यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, बट ये बाय चांस की बात है। जब तक उनकी तबीयत ही अलाउ नहीं करेगी वो कैसे आएंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि राघव चड्ढा के विषय में बातचीत की गई है, जो वरिष्ठ नेता हैं वो अभी लंदन में अभी भी नहीं, चुनाव के समय आए हुए हैं, और भी बातें की गई हुई हैं। आगे इसे अपने चैनल के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।